नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सरकार ने जीएसटी ढांचे में एक बड़ा बदलाव करते हुए 4 स्लैब की जटिल व्यवस्था को सरल बना दिया है। अब ज्यादातर वस्तुएं या तो 18% या 5% जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। पहले जो उत्पाद 28% या 12% पर आते थे, वो अब कम दरों पर टैक्स में आएंगे, यानी सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। बाजार में मांग भी बढ़ने की उम्मीद है। अब इस बदलाव का असर रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर बड़ी खरीदारी तक दिखाई देगा, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। मक्खन और घी जैसे डेयरी उत्पादों पर भी अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12% था। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और जीवन बीमा की अगर हम बात करें, प्रीमियम राशि को जीएसटी से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। ऑटो सेक्टर की बात करें, यहाँ भी राहत की खबर है। अब छोटी कार जो है, यहाँ पर दोपहिया वाहनों की बात करें, जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गई है। बड़े टीवी और एयर कंडीशनर्स पर भी आपको जो है अब कम टैक्स देना पड़ेगा, 18% के दायरे में ये आ गई हैं। देखने में तो ये हर वर्ग के लिए राहत की खबर है, किसान से लेकर निम्न और मध्यम वर्ग तक। लेकिन अब जरा रुकिए और सोचिए, खर्च बढ़ रहा है लेकिन आमदनी नहीं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 27 सालों में घरेलू आमदनी में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं घरों का कर्ज अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। जी हां, हाउस होल्ड डेट की हम बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हाउस होल्ड फिजिकल सेविंग्स भी अगर हम देखें तो 4 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। इसके बावजूद FY26 की बात करें, पहली तिमाही की बात करें, भारत का कंजम्पशन लोन पोर्टफोलियो 14.5% की दर से बढ़कर 105.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अब इस तेजी की सबसे बड़ी वजह रही है गोल्ड लोन, जो लोगों ने भर भर कर लिया है। लगभग 34.6% की बढ़ोतरी यहां पर हुई है। इसके बाद टू व्हीलर और ऑटो लोन में भी हमने उछाल देखा है। पर्सनल लोन की ग्रोथ लगभग 8.7% के आसपास रही है। तो सवाल क्या है? सवाल जो इस शो के जरिए हम उठा रहे हैं वो ये है कि जब आमदनी स्थिर है, सेविंग्स घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है, तो क्या हमें सस्ती चीजें वाकई राहत देंगी? आगे हम पूरी चर्चा में आपको बताएंगे कि इस बदलते दौर में आप उपभोक्ता और आप ही निवेशक भी है और आप ही बचतकर्ता भी है। अब ये सारे रोल अगर आप निभा रहे हैं तो आपके लिए क्या बेहतर फैसले हो सकते हैं आपकी आर्थिक जिंदगी के लिए, यही चर्चा में हम आज हाईलाइट करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। MS मणि साहब, पार्टनर है डेलॉयट इंडिया में, रितेश श्रीवास्तव, फाउंडर CEO फ्रीड, और मिताली निकोरे, इकोनॉमिस्ट, फाउंडर निकोरे एसोसिएट। आप सभी का स्वागत है। और बहुत बढ़िया खबर, त्योहारी सीजन जो है बहुत बढ़िया निकलेगा। नवरात्रि से जो है आपको कम लागत में यहाँ पर कपड़े खरीदने हो, आपको त्योहारों के लिए गाड़ियाँ खरीदनी हो, कुछ भी खरीदना हो, मेरे ख्याल से आपके पास भरपूर मौके हैं। मणि सर, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि ये ढांचा जो है बदलाव किया गया है। 48,000 करोड़ के आसपास का सरकार ने कहा कि थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन क्योंकि खरीदारी जमकर होगी तो लॉन्ग रन में जो है वो नलिफाई हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम उसको असर को, इंपैक्ट को कम होता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, टैरिफ की एक समस्या जो हमारे सामने आकर खड़ी थी, काफी हद तक पार्शियली सेट ऑफ होती भी बताई जा रही है इस बदलाव के बाद। महंगाई हम देख ही रहे हैं कि अपने फिलहाल लोस पे है। रूरल इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कंजम्पशन और डिमांड बढ़ रही है। अर्बन में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अब डिमांड बढ़ेगी। ओवरऑल ये जीएसटी के बदलाव को एक कारोबारी के नजर से और इकोनॉमिस्ट की नजर से आप बताइएगा कैसे देखते हैं? देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो रिफॉर्म है ये हर स्तर के लिए, हर सेक्टर के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो नेग्लेक्टेड है या जिसके लिए ये रेलेवेंट नहीं है। ये सारे लोगों के लिए रेलेवेंट है और सब लोगों के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। अब इसमें समझने वाली कुछ बातें हैं। पहली बात यह है कि इस रिफॉर्म के बाद में अगर मैं टैक्स पॉलिसी के एंगल से देखूं तो हमारी जो जीएसटी का सिस्टम है, ये सिस्टम अभी टॉप लेवल सिस्टम पे पहुंच गई है जो दो रेट पे है, जिसमें 5% है और 18% है। और सारी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है जहां पर जीएसटी बहुत सालों से है, ये परम सीमा मारी जाती है कि 5% और 18% या टू स्लैब स्ट्रक्चर एक एसेंशियल गुड्स के लिए, ये बाकी के लिए ये अल्टीमेट है। तो वहां पर हम पहुंच गए हैं।
दूसरी बात है जीएसटी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, ये टैक्स बाय नेचर इंक्लूडेड है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। तो आम आदमी, कंज्यूमर, जब कोई आइटम लेता है या कोई सर्विस लेता है, उसे ये नहीं पता चलता है कि इसमें टैक्स एम्बेडेड कितना है और वो सर्विस की वैल्यू विदाउट टैक्स कितनी है। इसकी वजह से जब जीएसटी में कभी रिडक्शन होता है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो प्राइस कट्स पास ऑन होते हैं कंज्यूमर तक, उसका एक कंजम्पशन बूम हमेशा रहता है। और जब कंजम्पशन बूम होती है, एक तो जीडीपी के ऊपर उसका बहुत बेनिफिशियल असर होता है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है, और एम्पिरिकल डेटा ये कहती है कि जीएसटी कलेक्शंस भी बढ़ते हैं। और मैं सिर्फ इस पे एक एविडेंस पॉइंट देना चाहता हूं। 2019 में जीएसटी के रेट्स पे काफी कटौती हुई थी। उस वक्त जीएसटी इंट्रोडक्शन के बाद में सबसे बड़ी जो रिडक्शन थी जीएसटी रेट की, वो 2019 के एंड में हुई। उस वक्त जो एवरेज जीएसटी कलेक्शंस थी वो थी बिटवीन 70,000 टू 80,000 करोड़ पर मंथ, जो आज की तारीख में जाकर पहुंची है बिटवीन 1,70,000 एंड 1,90,000 करोड़ पर मंथ। तो ये अनिवार्य है कि जब इकोनॉमी अदरवाइज ठीक तरीके से चल रहा है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया है, और वो इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इनकम टैक्स रिडक्शंस की वजह से एक साल पहले 12 लाख का जब स्लैब हमने गठन किया, उस वक्त से डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ गया है। अब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गया है, उसकी वजह से लोग तो पैसे को खर्च करेंगे। सवाल यह है कि जब वो खर्च करेंगे, वो प्रीमियमाइजेशन में जाएंगे क्या, अपग्रेड करेंगे क्या अपने को। ये जो जीएसटी के रेट कट्स हैं, मेरे हिसाब से इसकी वजह से काफी प्रीमियमाइजेशन होगा हर प्रोडक्ट कैटेगरी में। जहां पर रेट्स कम हुई हैं, सो कंज्यूमर्स उसी प्रोडक्ट को लोअर रेट पे लेके संतुष्ट नहीं रहेंगे, वो ट्राई करेंगे अपग्रेड करने को टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी। इसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये जो रेट कट्स हैं, ये विन 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 है। सरकार के लिए विन है बिकॉज ओवर द मीडियम टर्म इटसेल्फ जीएसटी कलेक्शंस बढ़ने वाली है। कंज्यूमर्स के लिए डेफिनेटली विन है, क्योंकि उनके लिए उनका जो कंजम्पशन बास्केट है और उसका जो एसोसिएटेड कॉस्ट है, वो काफी कम हो रहा है। और टैक्स पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए ये विन है, क्योंकि इस रिफॉर्म के बाद में अभी हम ऊंचे दर्जे पे पहुंच गए हैं, जहां हम अपनी जीएसटी की बेंचमार्किंग एडवांस्ड इकोनॉमीज लाइक ईयू के साथ में हम कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए टैक्स के लिहाज से मामला समझ में आ गया। विन विन विन, मेरे ख्याल से ये आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया। मिताली, अब थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी मुझे समझना है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर मार्जिनल इम्पैक्ट जीडीपी, मार्जिनल इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर जो है इसका आकलन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और ये भी इमीडिएट नहीं, मेरे ख्याल से कुछ समय में इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। सब कुछ यहाँ पर अब हमारे फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिताली, देखिए आरबीआई ने यहाँ पर ब्याज दरें घटा दी है, जीएसटी की दरें जो हैं वो कम हो चुकी है, महंगाई यहाँ पर कंट्रोल में आ रही है, ग्रोथ के आंकड़े हम देख रहे हैं, जीडीपी इतनी बढ़िया नंबर पर आई है, और सब कुछ हमारे फेवर में है। क्या आपको लगता है कि अब पूरी तरह से जो टैरिफ के बादल थे गर्दिश के, वो छट गए हैं या उन पर प्रहार हो गए पूरी तरह से? तो आई थिंक जब हम इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर को देखते हैं, तो 3-4 चीजें हैं जैसे आपने कहा जो हमारे फेवर में है। सबसे पहले तो हमारा जो ग्रोथ एस्टिमेट आया है जीडीपी का 7.8%, 7.8% इस क्वार्टर में, वो पिछले क्वार्टर से कहीं ज्यादा है, नियरली 1.3% ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार हमारा 6.5% आया था इस क्वार्टर में। तो इससे हमें समझ में आता है कि एक सर्विसेज सेक्टर का रीबाउंड हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन सब की वजह से हम एक मोमेंटम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में बन रहा है। एक तो नंबर 1 ये है। दूसरा है, जब हम टैक्स की बात करते हैं और जीएसटी रिबेट की बात करते हैं, इस मोमेंटम में जब आप वो जीएसटी रिबेट का एक छोका डाल दें, तो ये जो डिश बन रही है ना हमारी, वो बहुत ही अच्छी टेस्टी डिश बन रही है। वो एक ऐसी डिश बन रही है जिसमें हमारे पास एक तरह से कंजम्पशन एक मोमेंटम पे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में चल रहा है, और फिर उसके ऊपर आपने ये डाल दिया कि टैक्स कट। इसका मतलब है मोस्टली प्राइसेस थोड़ी कम होती नजर आएंगी, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल्स में, एफएमसीजी में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। ये जो असेंशियल गुड्स हैं, ये तो और भी ज्यादा सस्ते हो गए हैं आज।
तो इससे हमें एक मोमेंटम बनेगा, इकोनॉमी की कंजम्पशन और आगे जाएगी। और तीसरा, जैसे हमने कहा, ऑफ कोर्स इसका एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो सकता है कि अगर आप इतना कंजम्पशन कर रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी ओवरहीट ना हो जाए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, लेकिन उसकी वजह से वहीं पर हमारी आरबीआई खड़ी हुई है इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करने के लिए, इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ट्रम्प टैरिफ के बादल छट गए हैं? नहीं, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ के जो बादल हैं वो हमारे उस सेक्टर और उन क्लस्टर्स को हिट कर रहे हैं जहां पे एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट्स के लिए गुड्स बनाए जाते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिक क्लस्टर्स देखेंगे, जैसे तिरुपुर का क्लस्टर हो गया, या फिर हमारा आंध्र प्रदेश में श्रिम्प्स का क्लस्टर हो गया, या फिर हमारे कुछ क्लस्टर्स नॉर्थ साइड पर भी हैं, या सूरत का क्लस्टर है, तो इन क्लस्टर्स में जो इम्पैक्ट अभी होगा एक्सपोर्ट्स के गिरने की वजह से, वो टू सम एक्सटेंट जीएसटी रैशनलाइजेशन से ऑफ कोर्स बेटर होता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं हटता है। और दूसरा, वहां पर जो इम्पैक्ट हो रहा है वो सबसे ज्यादा नीचे वर्गों के वर्कर्स के साथ हो रहा है, जिनकी जॉब्स जा रही हैं, और उसको आप इमिजिएटली शॉर्ट टर्म में हील नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्गर टर्म में जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी उनके ऊपर एक अच्छा असर आएगा। तो यही एक हमारे पास जो डोमेस्टिक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही इफेक्टिव है। चलिए, इफेक्टिव तरीका डोमेस्टिक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन रितेश, अब सवाल यहाँ पर यह है कि लोगों की इनकम तो बढ़ ही नहीं रही है। जो आंकड़े हमें कह रहे हैं, बता रहे हैं, हाउस होल्ड सेविंग देखिए 27 साल के लो पर पहुंची हुई है। हाउस होल्ड डेट यहाँ पर जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रही है, लोगों की लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की मंशा बढ़ रही है, और उसी तरह से उनका लोन पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है। अब ऐसे तो कहीं पर बैलेंस ही नहीं है, ना ही आपकी इनकम में, ना ही आपकी खर्च में, और ना ही आपकी बचत में। एब्सोल्युटली। तो कविता, जो मेरा व्यू है प्योरली फ्रॉम ए कंजम्पशन स्टैंड पॉइंट, मुझे लग रहा है कि द टाइमिंग ऑफ दिस रिफॉर्म, राइट, स्पेशली बिफोर द फेस्टिवल सीजन, वी आर गोइंग टू बी सीइंग ए ह्यूज राइज इन कंजम्पशन, लार्जली पर्सनल लोन्स, बीएनपीएल, क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स की बढ़ोतरी होगी। एंड वी विल ऑल्सो सी auto and entry level auto and two wheeler segment auto loans rising, और इंश्योरेंस में जीएसटी रिमूव होने से हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा बढ़ेगा, तो यू विल सी सम कंजम्पशन driven there as well, and that could be short tenor personal loans. But the real question is, yes, consumption will rise, will grow, aided largely by credit, purely because आपके हाउसहोल्ड सेविंग्स और ईएमआईज ये इंटरलिंक्ड हैं, और आपकी ईएमआई श्रिंक नहीं हो रही है, हाउसहोल्ड सेविंग्स आपकी बढ़ नहीं रही है, इनकम ग्रोथ विजिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा वर्ड ऑफ कॉशन ये रहेगा दैट स्पेशली द लेंडिंग इकोसिस्टम, they have to tread this way very very carefully, because अगर irresponsible lending और consumption की यहाँ पे if we see a rise in that, my suspicion is that some delinquencies will follow, some stress on the household balance sheets will be visible. And purely I'm saying from a global perspective, and of course there is a risk of inflation as well that other panelists brought up. Globally, अगर देखेंगे तो consumption largely has been driven by credit. India has been following that trend as well. And अगर आप US का market देखें तो अभी household पे जो stress है और जो delinquencies हैं वो 2009 level पे आ चुकी हैं. And especially in India, the growth that we are seeing in credit card consumption, the balances pretty much rising at 15% and above. Credit card unsecured portfolio का जो loan growth है, तो मुझे लग रहा है कि एक हाउसहोल्ड्स को और एक इंडिविजुअल को दे शुड ट्रेड वेरी कॉशियसली विद दिस एंड नॉट गेट too driven by the sudden drop in prices and start consuming loans to fuel those consumption. That's my take. तो रितेश, थोड़ी सी रणनीति मैं चाहूंगी आपसे, लेकिन वो चर्चा के अंत में मैं आना चाहती हूँ। मनी सर, थोड़ा सा इंश्योरेंस का पेच समझना है हमें। प्रीमियम्स घट जाएंगे ना, मान लेना चाहिए पूरी तरीके से, लेकिन अब देखिए कंपनियां बढ़ा देंगी, कीमत बढ़ा देंगी तो क्या ही किया जाएगा, लेकिन जीएसटी के दायरे से तो बाहर है पूरी तरह से। मनी सर,
बिल्कुल बिल्कुल। तो इंश्योरेंस की प्रीमियम डेफिनेटली घटेंगी हेल्थ कवर और टर्म कवर के लिए, हाँ हाँ। उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब इंश्योरेंस कंपनीज को सिर्फ वर्कआउट करना है कि उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉस कितना है, कितना उनको उसमें एडजस्ट करना है। तो ये हो सकता है कि जब 18% से नील पे आ गई है इंश्योरेंस, जो रिडक्शन होगी वो शायद 18% नहीं होगी, वो उससे हम्म। थोड़ी सी कम रहेगी। तो वो हर इंश्योरेंस कंपनी को अपना जो प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हेल्थ कवर कितना है और टर्म कवर कितना है, वो उनको वर्कआउट करना है। उनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्कआउट करनी है उनको, और फिर तय करना है कि किस हद तक वो रिडक्शन को कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं। पर अगर किसी को ये शक है कि इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस प्रीमियम घटाने के बजाय बढ़ा देंगी, मेरे हिसाब से वो नामुमकिन है। ये हो सकता है कि वो प्रीमियम को सेम रखें, पर प्रोडक्ट की जो कवरेज है या फीचर्स हैं उसको बढ़ा दें। जैसे हेल्थ कवर के साथ में वो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को बंडल कर दें, या हम्म। हेल्थ कवर में जहां पर आज की तारीख में वो प्लेन वैनिला हेल्थ कवर है, वो हेल्थ कवर के साथ में एड ऑन्स इंक्लूड कर दें, लाइक अ हेल्थ चेकअप एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स। तो हम्म। हो सकता है वो प्रोडक्ट फीचर्स को बढ़ा दें या प्रोडक्ट को रिचर कर दें जो आज की तारीख में है, एट द सेम कॉस्ट, या कुछ केसेस में वो रिडक्शन करके कंज्यूमर को बता दें। पर ये हर इंश्योरेंस कंपनी को वर्कआउट करने की जरूरत है, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो एक्सपोजर है इन दो प्रोडक्ट्स में, वो बिल्कुल अलग अलग है। वो उनको वर्किंग करनी है। मनी सर, कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बातचीत भी हो रही थी, वो कह रहे हैं कि ये पूरा नलिफाई हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा आईटीसी का कॉस्ट। सर, ये कैसे होगा, आपको समझा सकते हैं ये? ये थोड़ा सा रुकना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये अनाउंसमेंट जो हुई है कल रात को हुई है, तो शायद लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पूरा कैलकुलेशंस कर सकें। पर कुछ दिनों में हम देख सकेंगे। सरकार ने भी इसमें क्लियरली कहा है कि अगर उनको इंश्योरेंस की प्रीमियम कम करनी है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को इंडिया में बढ़ाना है, टू ब्रिंग इट एट पार विद द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस रिडक्शन के ऊपर। अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होती है तो इंश्योरेंस में जो रिडक्शन हुई है जीएसटी रेट्स की, और उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दी है जीएसटी को, तो ये तो मतलब फिर सकारात्मक नहीं रहेगा, तो ये तो बिल्कुल नकारात्मक हो जाएगा, जो कि ना सरकार की ऑब्जेक्टिव है ना इंश्योरेंस कंपनीज की ऑब्जेक्टिव है। इंटेंशन इज ऑलवेज टू पास ऑन द बेनिफिट्स टू द पॉलिसी होल्डर, बट द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन बेनिफिट्स रिक्वायर्स सम कैलकुलेशंस, may require some discussions that they may want to have. एक और चीज मनीष सर, लेकिन सभी तरह के इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं होगा ना मेरे ख्याल से कुछ, क्योंकि मार्केट लिंक्ड भी होती है, एंडाउमेंट और यूलिप अलग अलग तरह की होती हैं। अब सभी को क्या जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, या कुछ कुछ में लगेगा अभी 4% 5% के आसपास? कुछ कुछ में लगेगा, जैसे बी टू बी जो इंश्योरेंस है उसमें तो बिल्कुल लगेगा। बी टू सी में हेल्थ कवर और टर्म कवर को एग्जाम किया गया है। इसको छोड़ के बाकी बहुत सारी इंश्योरेंस हैं जो जनरल इंश्योरेंस भी होती है। फॉर एग्जांपल जो हम गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, मोटर कवर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर तो इंश्योरेंस सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं है। जैसे बहुत सी कवर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हो गई है। इंश्योरेंस कंपनीज एग्जाम नहीं हुए हैं, उनके सिर्फ दो प्रोडक्ट्स जो हैं हेल्थ कवर टर्म कवर, वो एग्जाम्प्ट हुए हैं। फिर भी एक मानसिकता होती है ना, कि अरे इस पे इतना जीएसटी लग रहा है तो हमें ये क्यों खरीदना चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको बूस्ट मिलेगा, इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन को लेकर हम कुछ फायदा होता हुआ देखेंगे। मिताली, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ रेड फ्लैग्स आपने बताए अपने प्रीवियस जवाब में। अब हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस सिचुएशन, मैं रोजगार को कैसे बढ़ावा दे सकती हूँ, मैं कैसे कोशिश कर सकती हूँ कि मेरा जो निचला तबका है इकोनॉमी का वो ऊपर उठे, और वो ऊपर तभी ही उठेगा मिताली जब उनकी कमाई होगी। और यहाँ पर पूरा मामला आकर वहीं ठहर रहा है, जो रितेश ने भी हाईलाइट किया है कि शॉर्ट टर्म में हम लोन्स में बढ़ावा देखेंगे, इजाफा देखेंगे, जिसकी वजह से एनपीएस होंगे, तो ये एक प्रेशर डालेगा। हम कैसे इस पूरी सिचुएशन का बेस्ट फायदा उठाएं आपके मुताबिक? जी, बिल्कुल कविता जी। तो अभी हमने एक तरह से अपना हाउस इन ऑर्डर किया है। ये जीएसटी रिफॉर्म्स काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे।
काफी टाइम से ये देखा जा रहा था कि कैसे हम अपने जीएसटी के रेजीम को सिंप्लीफाई करें फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए भी। आज का जो ये एक रिफॉर्म का डिसीजन लिया गया है, एक तरह से वी हैव पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। लेकिन अब हमें स्टेप 2 और स्टेप 3 पे जाना है जॉब क्रिएशन के लिए। स्टेप 2 है इन्वेस्टमेंट लाना, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से हो। ये बहुत जरूरी है कि अब हम एक तरह से फ्रंट फुट पे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। और अगर हम देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी इस एफर्ट को लीड कर रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन फोरम में वो गए, एससीओ समिट में जापान के साथ वो बात कर रहे हैं। कल जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में थे, उनके साथ तो उन्होंने डिस्कशंस करे हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ हमने फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट्स करे हैं। तो इन सबको मिला के अगर हम इन सारी एफर्ट्स को देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडिया एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, इसको प्रमोट किया जा रहा है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये अब सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि हाँ हम अपने एक्सपोर्ट्स बाहर भेजना चाहते हैं, पर अब ये ऐसी बात है कि हम इन्वेस्टमेंट को भारत में लाना चाहते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, यहाँ सर्विसेज बढ़े, हमारे लोगों को रोजगार मिले। तो ये एक बहुत बड़ा एक नया पुश है जो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। और नंबर 3 है कि हमारी वर्कफोर्स भी रेडी होनी चाहिए वो वाले जॉब्स लेने के लिए। अगर आप अभी देखें तो बहुत सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में लो स्किल्ड वर्कर्स की तादाद अभी भी बहुत ज्यादा है, इनफॉर्मल वर्कर्स की तादाद अभी भी बहुत ज्यादा है। हमें चाहिए कि हम स्किल ट्रेनिंग को और ज्यादा एक्सपैंड करें और स्किल ट्रेनिंग उन सेक्टर्स में की जाए जहां डिमांड आ रही है। जैसे सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस, प्राइम मिनिस्टर इज ब्रिंगिंग दैट फोकस ऑन टू सेमीकंडक्टर्स। तो इसके लिए हमें एक रेडी वर्कफोर्स चाहिए जो सेमीकंडक्टर्स फैक्ट्रीज में काम करना जाने। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी जैसे बहुत बड़ा एक फोकस है, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि और ज्यादा लोग स्किल हो लॉजिस्टिक्स के डिफरेंट एरियाज में। तो ऐसे ही हमें कुछ सेक्टर्स पकड़ने हैं जहां पे हम कहें कि हाँ ठीक है, टेक्सटाइल्स फुटवेयर में भी यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन होगा, लेकिन हमारी वर्कफोर्स माइग्रेट कर सकती है टू अदर सेक्टर्स जहां पर डिमांड बढ़ रही है। चलिए रितेश, अब थोड़ा सा इनकम की बात कर लेते हैं और लोन्स की बात कर लेते हैं, खासतौर से स्मॉल टिकट लोन्स जहां पर हम देख रहे हैं कि इजाफा हो सकता है। देखिए, गोल्ड लोन में दर्ज हुआ है इजाफा, बढ़ोतरी। उसके बाद हम देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड की बात हो या पर्सनल लोन की बात हो, आंकड़े बढ़े हैं लेकिन उस तेजी से नहीं बढ़े हैं। क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग्स लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे आपसे अब ये समझना है कि इवन त्योहारी सीजन में अगर हम जो है इसका एक इम्पैक्ट देखेंगे, जहाँ पर कुछ तो प्लान्ड परचेसेस होते हैं लोगों के, लेकिन अब कीमतें क्योंकि कम हो गई हैं तो हो सकता है थोड़े इम्पल्सिव परचेसेस भी हो। ओवरऑल आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर जो है वो हिल जाता है जब आपके पास इतने सारे खर्चे होते हैं। नॉर्मल अप्रोच, सही अप्रोच यही होती कि आप बकेटेड प्लानिंग कीजिए। जो खर्च आपको करना है, जो बड़ा खर्च करना है, उसके लिए आप प्लानिंग कीजिए। इम्पल्सिव बाइंग को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बट बात केवल उतनी ही नहीं है, हम यहाँ पर सिचुएशन जो देख रहे हैं उसमें लोगों की इनकम भी नहीं बढ़ रही है। तो अब नियम क्या होना चाहिए आपके लिए? खर्च आप नहीं करें ये तो हम बोल ही नहीं सकते लोगों को, वो तो वो करेंगे ही, और मेरे ख्याल से हर कोई फायदा उठाना भी चाहता है। तो अब फॉर्मूला क्या हो, कैसे हम लोगों को बताएं कि सब कुछ करो बट कंट्रोल में करो? Very rightly said. सब कुछ करो, कंट्रोल में करो, differentiate between your needs and wants. The problem here is that ये जो जीएसटी रिफॉर्म है और जो प्राइसेस कट हैं, ये अनफॉर्चुनेटली इन माय ओपिनियन दे विल गो एंड पुश यू टुवर्ड्स वांट्स, बिकॉज आप देखेंगे कि जो चीजें आप एस्पिरेशनली एक्वायर करना चाहते थे उनके प्राइसेस कम हो गए हैं। एंड देयर आर एम्पल एवेन्यूज जहां से आपको लोन्स भी प्राप्त हो सकता है इन चीजों को खरीदने के लिए। और अब जैसे प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं तो एक टेम्पटेशन भी और बढ़ जाती है, बिकॉज हमारा एक बहुत ही डील सैवी और वैल्यू सैवी कल्चर है। मोस्ट ऑफ द बोरोवर्स, कंज्यूमर्स आर फेयरली यंग। हम देख रहे हैं 25 to 35 की एज ग्रुप में सबसे ज्यादा कंजम्पशंस हैं, हु गेट वेरी इजीली टेम्प्टेड टू बाय
white goods, electronics, phones. So definitely consumption बढ़ेगा, लेकिन as a borrower, responsible borrowing की बहुत जरूरत है, needs और wants में differentiate करने की जरूरत है. Let us, to boost or rather to fulfill the demands or fulfill the aspirational desires जो आज के हैं, उसके लिए हमें अपने फ्यूचर से borrow नहीं करना है. That is the biggest, I would say caution. कविता, जो borrowers को ध्यान में रखना पड़ेगा. बजटिंग से चलें, मेक श्योर दैट जो आप बोरो कर रहे हैं उसके लिए आपके पास EMI पे करने के लिए आपके पास इनफ इनकम हो, इनफ सेविंग हो. अदरवाइज ये जो स्ट्रेस बिल्ड होता है, दिस इज नॉट रियली गुड फॉर एनी हाउसहोल्ड, एनी कंज्यूमर, एंड वी हैव सीन क्वाइट अ फ्यू ऑफ दोस. सो दैट्स माय वर्ड ऑफ कॉशन दैट प्लीज अपनी प्लान स्पेंडिंग करें. त्योहारी सीजन का पूरा फायदा उठाइए, लेकिन रीपेमेंट स्ट्रैटेजी जरूर आप ध्यान में रखिए. मेरे ख्याल से मेरे पास समय समाप्त हुआ, लेकिन आप तीनों जुड़े, और अर्थव्यवस्था का पहलू हो, GST का पहलू हो, या आपके पोर्टफोलियो और लोन पोर्टफोलियो का पहलू हो, आपने बहुत बारीकी में जाके दर्शकों को एडवाइस दी, उनका मार्गदर्शन किया. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. चलिए, इस पेशकश में आज मुझे भी इजाजत दें. नमस्कार.